मुझे लग रहा था कि चूँकि मैं रेडियो बहुत सुनता था विविध भारती, और उस पे गाने आते थे, तो जो चीज़ आसपास रहती वैसे आदमी करना चाहता, तो गाने सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए, और एक बार सिंगर बन जाऊंगा तो मेरे गांव में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, और मेरे पास कैसेट आ जाएगा तो मैं पूरी रिश्तेदारी में बंटवा दूंगा और एक फेमस आदमी बन जाऊंगा। 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद एक फिल्म बनाई थी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। और गलती से मैंने उसमें, चूंकि फंडिंग सब मैंने ही करवाई थी, मैंने एक आदमी को निर्माता बना दिया। उसका नाम था वसीम रिजवी, जो बोलता था मैं सनातन में आ गया हूँ, मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ, मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि नहीं, वो तो इसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, जिससे बचने के लिए वो सरकार को खुश करना चाहता था। प्रेशर था बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड को लग रहा था कि शायद इससे वो कहीं वो लोग एक्सपोज ना हो जाएं। तो फाइनली चूंकि बॉलीवुड हमारे ऊपर हावी हो गया, मैं तो अकेला इंसान हूँ, मेरी वन मैन आर्मी हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं, कोई नहीं, ना कोई बिजनेसमैन है, ना कोई फाइनेंसर है। मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर बड़ा काम करता हूँ। दरअसल मोनालिसा तो मैं उसको सोशल मीडिया पे 1-2 दिन देख रहा था, क्योंकि वायरल थी उसकी चीज़ें, तो जब भी कहीं सोशल पे जाता था उसका जो वीडियोज़ और सारी चीज़ें आने लगती थी। एक वीडियो मैंने देखा कि उसको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं, और उसके फादर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब एक बच्ची छोटी, और रील्स बनाने वाले लोग उस तरह से उसको परेशान कर रहे थे। मुझे मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। तीर्थराज नगरी प्रयागराज में इस समय महाकुंभ की धूम है और पूरा विश्व एक तरह से सनातन के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन इस बीच सनातन से ज़्यादा सौंदर्य की चर्चा है, क्योंकि महाकुंभ से जितनी ज़्यादा सनातन की प्रवृत्ति निकल के आ रही है, उससे ज़्यादा सौंदर्य की चर्चाएं निकल के आ रही हैं। चाहे वो ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर पद हो, या फिर हर्षा रिचारिया जो मॉडल है उनका सन्यासी अवतार हो, या फिर ईशिता तनेजा का नया जो बयान है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। लेकिन इसी बीच एक ऐसे सौंदर्य की भी खोज इस महाकुंभ में हुई है जो सादगी से परिपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की, जो एक आम हिंदुस्तानी, एक बंजारा समाज की एक लड़की है जो जीवन यापन करने के लिए माला वगैरह बेचती है। लेकिन उसके सौंदर्य को लेकर पूरे विश्व में चर्चा है। उसके सौंदर्य को लेकर ही एक और चर्चा है, जो है फिल्म करने को लेकर। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म में कास्ट करने का एक वादा किया है, जिसको लेकर और चर्चाएं परवान पर है। इसी बीच आज हमारे साथ है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी इस यात्रा पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर, ड्रीम टीवी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिन के बाद फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ जी। आप कुंभ में जाके आए हैं, सबसे पहले तो कुंभ के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा बताइए। कुंभ में जो व्यवस्थाएं थी, मेरे ख्याल से विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं थी वहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूँगा वहाँ की साफ़ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। मैं जब नहाने के लिए गया और नहाकर बाहर आया, और उसके बाद मैंने कुछ अपने कपड़े रख दिए थे, और चूंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, तो उनको मैं चेंजिंग रूम में लेके चला गया। उसी बीच बाहर आकर देखा तो कपड़े गायब हो चुके थे, क्योंकि किसी ने वेस्टेज समझकर उनको उठा लिया, उनको लगा कि वेस्टेज है। तो आप सोचिए कि इस तरह से वहाँ पे सफाई की व्यवस्था थी। हर 200-500 मीटर पर सुरक्षाकर्मी वहाँ पर है, और रहने की व्यवस्था, लोगों के टिकने की व्यवस्था। मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा, चूँकि कुंभ मेरा जो अनुभव था पहला था, पहली बार मैं गया था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि एक अलग से शहर बसाया गया था, जिसमें 40 करोड़ लोगों के आने, रहने और रुकने की व्यवस्था थी। लेकिन कुछ खामियां हमारी रहती हैं जो हम लोग आपस में नहीं समझ पाते, और जिस तरह से भगदड़ हुई तो थोड़ा सा वो दुखद था। लेकिन इस तरह का विश्व स्तरीय जो एक समागम था, जो महाकुंभ था, जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन, जो देश दुनिया में सब, मुझे लगता है कि इतना बड़ा आयोजन नहीं होगा कोई। वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी और जो सरकार ने जो तैयारियाँ की थी, उसमें 1% का भी कहीं से कोई मेरे ख्याल से मीन मेख नहीं निकाल सकता कोई इसका। कुंभ में सनातन तो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन सौंदर्य भी निकल के आ रहा है। और आपने अपनी जो परख देखी वहाँ पर सौंदर्य के साथ में, आप जो निकाल के लेके आए हैं मोनालिसा को, उसकी ज़्यादा चर्चा है। मोनालिसा के बारे में बताइए कुछ। दरअसल मोनालिसा तो मैं उसको सोशल मीडिया पे 1-2 दिन देख रहा था, क्योंकि वायरल थी उसकी चीज़ें, तो जब भी कहीं सोशल पे जाता था उसका जो वीडियोज़ और सारी चीज़ें आने लगती थी।
एक वीडियो मैंने देखा कि उसको बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं और उसके फादर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब एक बच्ची छोटी और रील्स बनाने वाले लोग उस तरह से उसको परेशान कर रहे थे, मुझे मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि उसको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है। और उसी बीच पता चला कि वो लोग परेशान होकर वहाँ से वापस चले गए। ये भी बड़ा दुखद था। दुखद इसलिए था कि अगर हमारे पास साधन है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास गवर्नमेंट है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई एक आम आदमी है तो उसकी भी सुरक्षा हमारे ख्याल से होनी चाहिए। तो मैं गया था अपने कुंभ स्नान के लिए। स्नान करने के बाद फिर मैं उसके गांव गया, और उससे पहले मैंने अनाउंस किया कि मैं उसको लेकर फिल्म करूंगा। बिकॉज अब मुझे रात में मैं सोचता रहा और मुझे ये समझ में आया कि ये वही देश है जहाँ पर सनी लियोन जैसे पोर्न स्टार को लाकर महेश भट्ट जैसा जो निर्देशक है वो हमारे युवाओं को ख़राब कर सकता है, वो हमारे गलत मैसेज दे सकता है, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, हमारे देश की जो हमारे कल्चर को बर्बाद कर सकता है। तो क्या मैं एक बंजारन को, एक गरीब लड़की को जो अपने सादगी से जो लोगों को पसंद आ रही है, उसको मैं क्यों नहीं ले सकता? तो ये मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और ये मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और मैंने उसी दिन अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं उसको अपनी फ़िल्म में कास्ट कर रहा हूँ। वो भी तब मैंने लिखा जब उसका इंटरव्यू मैंने देखा था कि उसने कहा कि मैं फ़िल्म में काम करना चाहती हूँ। तो उस बेसिस पर मैंने फिर उससे बातचीत की, उनके परिवार वालों से, और मैं जाकर उनके घर परिवार से मिला और चीज़ें फाइनल की। तो मोनालिसा को लेके आपकी जो मूवी जो बनाने वाले हैं आप, जो मणिपुर को लेकर है, फाइल्स ऑफ मणिपुर, तो उसके बारे में बताइए, और मोनालिसा की थोड़े से कैरेक्टर जो रोल है उसका वो बताइए। ये है द डायरी ऑफ मणिपुर, फिल्म का नाम है, और ये एक लव स्टोरी है। बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन और एक बहुत गरीब लड़की की, जिस तरह से उसका किरदार है, जिस तरह से माहौल में, परिवेश में रही है। और ये अभी की कहानी नहीं कि मैंने उसके मिलने के बाद बनाई हुई है, तो उस पर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी सोचने समझने के बाद मुझे लगा कि इससे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। एक अभाव में जीने वाली लड़की जिसके बहुत कम दोस्त हैं, छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया में रहती है। उसके कुछ जंगल में कुछ जानवर हैं इसके जानने वाले, कुछ तितलियां उसको पहचानती हैं। एक अलग सी दुनिया में रहने वाली, जो बाहर, जो आधुनिक, जो आज का समाज है, मॉडर्न युग से बहुत दूर है, और उस लड़की की कहानी है। तो मुझे लगा मैं उसको उसमें ढालने की कोशिश करूँगा तो ज़रूर मैं कामयाब हो जाऊँगा। और ये फिल्म की कहानी में एक विलेजर्स की भूमिका में है वो, जिसके फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और एक छोटे से गांव में रहते हैं, इम्फाल के रहने वाले। वो लोग बिहार से हैं, लेकिन वो लोग शुरू में जब रिटायर्ड हुए तो वहीं पर रह गए थे। तो उस लड़की की कहानी है, वो किस तरह से स्ट्रगल करती है, किस तरह से फाइट करती है, और किस तरह से अपने देश के लिए काम करना चाहती है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो। आप लगातार ज्वलंत विषयों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, और अभी तक आपने जो काशी टू कश्मीर हो, राम जन्मभूमि को लेकर हो, और अभी जो लेटेस्ट आपकी फिल्म आई थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको लेकर तो इतनी चर्चा हुई थी कि आपके खिलाफ काफ़ी एफआईआर भी हुए, आपको जान से मारने तक की धमकी मिली। तो इस तरह का इतना रिस्क आप काम को लेकर कितना वो अपने को मैनेज कर पाते हैं? दरअसल ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और जो समय हमें मिला है इस धरती पे जीने का, वो बहुत लिमिटेड है। तो इस भीड़ का हिस्सा तो मैं नहीं बन सकता। मुझे लगता है मुझे इस भीड़ से अलग हटकर कुछ काम करना चाहिए। भीड़ वाला काम तो महेश भट्ट कर रहे हैं, करण जौहर सब कर रहे हैं ना, लोग गंदगी परोसने का काम जो लोग कर रहे हैं। तो मैं देश के ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूँ जिस पर लोग बात भी नहीं करना चाहते, कटते हैं, बचते हैं, डरते हैं। आपने जैसे अभी कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, धमकी नहीं दी गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। बंगाल में जहाँ पर मैं गया था अपनी ज़मानत कराने के लिए, वहाँ से लोगों ने मुझे लिंचिंग करना चाहा, मुझे जान से मारना चाहा। और पहली बार आपने ऐसा कभी देखा है, सुना होगा, इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, कोई पिक्चर सिनेमा बनाने वाला लेखक एक सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो और भीड़ उसका पीछा कर रही हो। तो वो दौर भी मैंने देखा है। तो अब मौत से डर चूँकि ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैं बोल्ड डिसीजन ले लेता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि बताया ना कि समय तो यहाँ सबके पास बहुत लिमिटेड है। तो कुछ लोग अय्याशी में भी देना चाहते हैं, मैं तो देश सेवा, सनातन की सेवा में लगाना चाहता हूँ इसको। बोल्ड के जैसे आपने बात की, बोल्ड विषय को लेकर आपने नेपोटिज्म का भी एक मामला छेड़ा था, और उस पर फिल्म बनाई थी शशांक, जो सुशांत सिंह राजपूत से जोड़कर देखा गया था। तो उस समय भी आप पे काफ़ी प्रेशर था, कितना प्रेशर था? प्रेशर था बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड को लग रहा था कि शायद इससे वो कहीं वो लोग एक्सपोज ना हो जाएं। तो फाइनली चूँकि बॉलीवुड हमारे ऊपर हावी हो गया, मैं तो अकेला इंसान हूँ, मेरी वन मैन आर्मी हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं, कोई नहीं, ना कोई बिजनेसमैन है, ना कोई फाइनेंसर है। मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर बड़ा काम करता हूँ। ये मेरा अपना अपना एक तरीका है काम करने का।
तो उस दौरान जो चीज़ें हुई हमारे साथ, जो शशांक फ़िल्म के दौरान, उसमें इतना प्रेशराइज़ किया बॉलीवुड ने कि ताकि फ़िल्म बड़े लेवल पर ना आने पाए, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई। जो हमारे फ़िल्म के निर्माता थे उनको खरीद लिया गया। जब उनको खरीद लिया गया तो जाहिर सी बात है पिक्चर को वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो आना चाहिए था, और फिल्म फाइनली रिलीज़ नहीं हो पाई वो। लेकिन हाँ, मैंने मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने इतने सालों से जो बॉलीवुड को देखा था ख़ास तौर पे बहुत नज़दीक से, वो सारे एक्सपीरियंस आने चाहिए थे पब्लिक के सामने, जो निर्माता थे उसके उस वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे वैसे ले लिए, शायद सुनने में ऐसा आया, और उस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नेपोटिज्म की बात को लें तो आपका एक शायद मैंने सुना था, आपने कहा भी था कि आप भी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके थे, और एक समय ऐसा था कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहे थे इस परिवेश से निकलने के लिए। बिल्कुल, वो समय ऐसा था कि जब मैंने 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद एक फ़िल्म बनाई थी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और गलती से मैंने उसमें, चूँकि फंडिंग सब मैंने ही करवाई थी, मैंने एक आदमी को निर्माता बना दिया, उसका नाम था वसीम रिजवी, जो बोलता था मैं सनातन में आ गया हूँ, मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ, मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि नहीं, वो तो इसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, जिससे बचने के लिए वो सरकार को खुश करना चाहता था। जब वो जेल में बंद था तो मैं उससे मिलने गया, उसने बोला मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पूछा। बोले आप जो फिल्म कर रहे हो, अगर आप इसको इसमें मुझे कहीं से एडजस्ट कर दोगे तो शायद सरकार मुझसे खुश हो जाएगी, भाजपा आरएसएस खुश हो जाएगी और मुझे कुछ बड़ा पोस्ट दे देगी। उस लिहाज से मैंने उसको एक बड़े भाई की दर्जा देकर फिल्म को निर्माण किया पूरा। हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से काम किया, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होने का चांस आया वैसे ही वो बदल गया। अब उसके नज़र में मैं खटकने लगा, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई थी, वो चाहता था फिल्म का क्रेडिट पूरा मुझे मिल जाए, और बंगाल सरकार उसी बीच मेरे पीछे लगी हुई थी। तो उसने क्या किया कि बंगाल में किसी से तो मिलकर उसने ये जो प्लानिंग मेरे साथ हुई, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने मुझे वहाँ निपटा देना चाहता कि फ़िल्म को पब्लिसिटी मिल जाए। मतलब डायरेक्टर अगर मार दिया जाएगा वहाँ सड़क पर तो फिल्म हाईलाइट हो जाएगी, मालिक वो है, पैसा उसको मिलेगा, नाम उसका होगा, और मोदी जी बुलाएंगे, बोले आ जाओ भाई राज्यसभा आ जाओ, तुमने इतना बड़ा हिम्मत का काम किया है। तो ये था इस दौर से बचने के लिए कि मैंने 6 साल भी बर्बाद किए, इतना मैंने अपना लाइफ को स्प्लाइट किया, मेरे तमाम सारी प्रॉपर्टी भी की केस मुकदमे के चक्कर में, और उसके बाद मैं कहीं नहीं हूँ। एक तरफ मेरी तरफ बंगाल पुलिस है, दूसरी तरफ ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस बीच मुझे ऐसा लगा कि शायद अब दुनिया मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत डिप्रेशन में था, और मैं फिर बनारस चला गया किसी तरह से वहाँ अपनी जान बचाकर, और मैं वहीं था। फिर वहाँ से पुलिस ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया। नेपोटिज्म की बात पे ही लेते हैं, क्योंकि मुंबई में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाग हीरो बनने के ख्वाब लेकर आते हैं। हाँ जी। एक दिन आप भी आए थे, 16-17 साल की एक युवा अवस्था में आप उस समय आए थे, जी। तो उसको थोड़ा सा, युवाओं को थोड़ा सा क्या मैसेज के साथ में आप अपने अनुभव बताएंगे? दरअसल युवा आज का जो है ना, वो तुरंत सब कुछ चाहता है, सब कुछ तुरंत मिल जाए, सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ अगर किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, लेकिन हाँ, आपको सीखने समझने की तो ज़रूरत है। मैंने ग्राउंड लेवल पर रह के जो चीज़ें सीखी हैं आज उसका भी मुझे फ़ायदा भी मिलता है, ऐसा भी नहीं। मैंने जिस तरह से स्ट्रगल करके छोटी छोटी फिल्मों में जो काम करके, कम बजट की बड़े बजट की जिस तरह से काम किया, कैसे काम होता है, सिस्टम क्या होता है। तो जब रील का समय था, हम जब आए थे इस इंडस्ट्री में, तो अभी तो नेगेटिव जस्ट 10-5 साल पहले ही गया है यहाँ से, तो उससे और ज़्यादा मेहनत थी, फिल्में बहुत कम बनती थी, और बहुत कम फिल्म बनाने वाले लोग आते थे। आज तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो तो अपने आप को मेकर है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही बोलता है। तो ये जो परंपरा शुरू हुई, मेरे ख्याल से इसी वजह से फिल्म सिनेमा का क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से घटा है। और जो हमारे युवा पीढ़ी जो आज सिनेमा के लिए आ रही है, भर भर के लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनको सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है और सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ, तो मुझे लगता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया तो बहुत बड़ी है और बहुत लंबी चलती रहती है। लिहाजा सीखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि तुरंत यहाँ कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मुझे पास, तो बहुत फ़ोन आते हैं कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे फ़िल्म में काम दे दीजिए, या मुझे बहन की शादी करनी है, मुझे फ़िल्म में काम दे दीजिए। तो बहन की शादी और माँ की बीमारी के लिए तो सबसे पहले उन्हें जॉब करने की और अपने घर को सेटल करने की ज़रूरत होती है। मैं भी मुंबई में रहा हूँ, तो मैं पहले जॉब करता था, मैं कोरियर में चिट्ठी बांटता था, मैं भागता था दिन भर कि जल्दी चिट्ठियाँ बढ़ जाएंगी तो मेरे पास समय बचेगा, तो मैं अपने फील्ड में कुछ काम कर पाऊँगा। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट किया। मैं किसी के ऊपर कभी बोझ नहीं बना कि जाकर किसी पे बोझ बन जाऊँ या किसी को गालियाँ देने लगूँ या बॉलीवुड को कोसने लगूँ। नहीं, मेरी अपनी चॉइस थी, मैंने अपने तरीके से ज़िंदगी को जिया और अपने तरीके से स्टेबल किया। हाँ, मेरी इस लाइफ में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इस पर ये एहसान किया है, क्योंकि जो कुछ किया मैंने अपनी मेहनत से किया। बाबा महादेव मेरे साथ रहे हमेशा, भोलेनाथ हमारे सर पे सवार है, उन्होंने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा की कृपा है, महादेव की कृपा है, और
मैं उनके साथ बहुत आत्मिक तरीके से जुड़ा हूँ। तो ये फ़िलॉसफ़ी भी मेरे ख़्याल से ईश्वर, चाहे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, जो भी हो, तो उसके साथ भी कनेक्ट होना आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तभी आप, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करिए, आप पढ़िए, सीखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप जब मुंबई आए थे तो आपका सपना डायरेक्टर बनना तो बिल्कुल नहीं था, आप एक सिंगर बनना चाहते थे आप शायद। तो वो सिंगर के साथ में डायरेक्टर बनने का कैसे सफ़र तय किया आपने? दरअसल उन दिनों में क्या था कि बचपना था और मुझे लगता था कि चूँकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, विविध भारती, और उस पे गाने आते थे, तो जो चीज़ आसपास रहती वैसे आदमी करना चाहता। तो गाने सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए, और एक बार सिंगर बन जाऊंगा तो मेरे गांव में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, और मेरे पास कैसेट आ जाएगा तो मैं पूरी रिश्तेदारी में बंटवा दूंगा और एक फेमस आदमी बन जाऊंगा। तो सिंगर बनने के लिए जब यहाँ पर आया मैं, तो बहुत दिनों तक, करीब 2 साल तक मैं धक्के खाता रहा। 2 साल बाद पता चला कि नहीं, सिंगर बनने के लिए सीखना भी पड़ता है, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव जी स्वर्गीय जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनके पीछे बहुत भागता था। उन्होंने एक दिन मुझे गाने के लिए बुला लिया, जुहू में उनका स्टूडियो था, और बोले अब गाओ तुम गाना, आज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम, माइक्रोफोन लगाया मेरे सामने, और मैं कुछ, मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सीखो, पहले काम तो मिलेगा, लेकिन जब जिस काम के लिए आए वो तो करो। तो एक 16 साल की एज थी, उसमें कुछ पता नहीं था क्या होता है। फिर मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं सिंगर तो बन ही नहीं सकता। मुझे अपने आप में बड़ी गिल्टी फील होने लगी कि मैं तो किसी लायक हूँ नहीं। तो फिर मैंने पता किया कि भाई बॉलीवुड में बड़ी जगह कौन सी होती है, बड़ी रिस्पेक्टेबल। तो लोगों ने बताया कि डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में सब रहता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं डायरेक्टर बनूंगा, और फिर मैं एज असिस्टेंट काम करने के लिए फिर ढूंढना काम शुरू किया, और एक फ़िल्म मुझे मिली जिसमें मैं मेकअप मैन का असिस्टेंट हुआ। वो फिल्म थी अर्जुन पंडित। वहाँ से मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, और फिर चलते चलते कारवां यहाँ तक पहुँचा है। मिश्रा जी, आपको दोनों इंडस्ट्री की समझ है। यूपी में भी नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, जी। और यहाँ पे मुंबई का तो आपको अनुभव है ही है। दोनों इंडस्ट्री में क्या संभावनाएं वहाँ पे नज़र आती है आपको? देखिए, मुझे संभावनाएं नोएडा की जो फिल्म सिटी है उसमें कम आती हैं। इसलिए कम आती हैं कि एक तो जैसे लखनऊ था, वहाँ पे बड़ा फ्रेंडली हो गया था, शूटिंग करना, आना जाना लोगों का, बहुत सारी फिल्में बन रही थी। नोएडा अचानक से एक फिल्म सिटी बनना, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट से तो बाहर की चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बहुत आउट जगह में है। दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मुंबई में है। सिनेमा कहीं भी बने, लेकिन हब रहेगा हमेशा मुंबई ही। तीसरी चीज़ हमारी, वो जो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडियोज़ का जो चलन था वो अब ख़त्म हो चुका है लगभग। अब सीरियल खाली बनते हैं, ये कमरे चले गए, एक लोकेशन बना दिया, एक मंदिर बना दिया, एक पहाड़ बना दिया, उतने से काम नहीं चलता। अब तो रियल लोकेशन चाहिए सबको। तो ये जो स्टूडियो अब बनाने का जो, या फिल्म सिटी बनाने का जो था, अभी देखिए रामोजीराव बड़ी, इतनी बड़ी फिल्म सिटी फेल हो गई, अब कोई नहीं जाता वहाँ, क्योंकि सारे एंगल उसके एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे ही कैमरा खुलता वैसे लगेगा ये तो रामोजीराव का शूट है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से सरकार को जो करना चाहिए था वो ये था कि अच्छे होटल्स बनाते, रीज़नेबल, अच्छे इक्विपमेंट देते वहाँ पर, और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी शूटिंग करने के लिए ज़्यादा भटकना न पड़े। ये फिल्म इंडस्ट्री का, मतलब फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, ना कि ये कि एक एरिया ख़रीद लो फिर बनाओ उसमें, फिर लोकेशन बनाओ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी एक बार फिल्म सिटी वहाँ पर नोएडा में बन चुकी है, जिसमें लोगों ने सस्ते सस्ते दाम पे प्लॉट खरीदे और बाद में सब बेच के चले आए। मुंबई वालों को सब्सिडी भी वहाँ पे मिल रहा था, 5,000 10,000 में बड़े बड़े प्लॉट मिल गए, और आज वो करोड़ों में बेच कर चले आए। सब क्या हुआ वहाँ पे? एक दो खाली स्टूडियोज़ बचे हैं, कोई फिल्म सिटी नहीं बची। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है कि सरकार को सिर्फ सुविधाएं देनी चाहिए थी अच्छी। फिल्म सिटी तो पूरा उत्तर प्रदेश है, तमाम सारे लोकेशन वहाँ पे, जहाँ मर्जी वहाँ आदमी शूट करे जाके। जी। अभी एक और सिलसिला कंपटीशन का वार छिड़ा हुआ है टॉलीवुड और बॉलीवुड में। साउथ की फिल्में ज़्यादा अच्छा सर यहाँ पर बिजनेस कर रही है, जबकि बॉलीवुड की, क्या बॉलीवुड के पास सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है, या यहाँ के काम को लेकर लोग बाग पैशनेट नहीं है, या सिर्फ खानों की फिल्में चल रही हैं? क्या विषय है? खानों की भी नहीं चल रही, वो खाली चलाई जा रही है। बात तो ये है, असल में क्या है कि बॉलीवुड ने अपने लिए जो गड्ढे खोदे थे ना, उसी गड्ढे में गिर गया बॉलीवुड। आज की तारीख में यहाँ पर बाहर से आए हुए आउटसाइडर के लिए कोई जगह नहीं। आउटसाइडर आउट ही रह जाता है, बाहर ही बाहर रह जाता है, क्योंकि इनके पास एक गंदी सी लॉबी है जो उन्हीं को लगता है कि यही लोग अच्छा काम कर सकते हैं। बाहर ना किसी अच्छे एक्टर को मौका मिलता है, और कॉरपोरेटर हैं पहले ही हिसाब लगा के बैठ जाते हैं कि इस फिल्म में से इतना पैसा यहाँ से आएगा, उतना पैसा वहाँ से आएगा। कोई ये नहीं सोचता कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, एक अच्छी चीज़ क्रिएट करूँ, उसके बाद अच्छे से मार्केट में लेके आऊँ। वो चक्कर ही ख़त्म हो गया। लोग चाहते हैं कि पहले हमारे साथ सब कुछ हो जाए, हमारी सेफ्टी हो जाए, हमारी रिकवरी सब कुछ हो जाए। ये चीज़ साउथ में नहीं है।
साउथ वाले लोग जानते हैं कि अगर अच्छी फिल्म बनेगी तो मैं इसको चलाऊंगा। और आज की तारीख में पूरा देश जो है बॉलीवुड पे थूक रहा है, इसलिए थूक रहा है कि छोटी सी लॉबीबाजी और इतना बड़ा हिंदी भाषा, इतनी बड़ी भाषा वर्ल्ड में पूरी फैली हुई आज सिमटती चली जा रही। बड़े बड़े एक्टरों की फिल्म मेरे नीचे वहाँ पे है कार्निवाल सिनेमा, ये सिनेपोलिस, देखता हूँ तो बड़ी बड़ी फिल्में पोस्टर लगा, अंदर कोई है नहीं। बड़े बड़े एक्टरों की फिल्मों का ये हाल है। तो ये आज जो दुर्दशा हुई है इसलिए हुई है कि पहली बात इमेज बड़ी ख़राब की इन लोगों ने अपनी, नशेबाजी, लड़कीबाजी, पार्टीबाजी, नेपोटिज्म, ऐसा करते करते लोगों के दिमाग से ये, मतलब मैं आम पब्लिक में जाके मैं देखता हूँ ना, बड़ी घृणा करने लगे हैं लोग बॉलीवुड से। और इसका जिम्मेदार सिर्फ ये जो 5-10 लोग बैठे हुए हैं ना बड़े लेवल पे, इन लोगों ने कभी भी बॉलीवुड के बारे में सोचा नहीं। इन्होंने अपने बारे में सोचा कि हमारा पैसा बन जाए, हम स्टारडम किसी तरह बना रहे, भले ही हम करोड़ों की टिकट फ्री में बांटे, हमारे भी दिखेगा अरे बड़ी अच्छी ओपनिंग लग गई। सब फर्जी, सब वाहियात, झूठा है सब। पिछले लॉकडाउन के बाद से तो जो दुर्दशा हुई है बॉलीवुड की उसको कही नहीं जा सकती है। और ये सिस्टम अगर ऐसा रहा तो जाहिर सी बात आज तो पैन इंडिया हो गया साउथ सिनेमा, और साउथ वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ साउथ वाले सब अच्छे ही हैं, हाँ, लेकिन इनसे तो अच्छे हैं, इस गंदगी से तो अच्छे हैं जो गंदगी यहाँ पर भरी पड़ी हुई है। आप अगर किसी एक्टर को आप कहानी सुनाने के लिए आप सोचिए तो आपको 2 साल लग जाएगा कहानी सुनाने के लिए, तब तक तो डायरेक्टर राइटर बूढ़ा हो चुका होगा, 2 साल लगेगा, क्योंकि उनके पास इतना जाल बिछा हुआ है, इतना उन्होंने अपने आसपास ऐसा ऑरा बना रखा है कि उसी ऑरे में सड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ दो, बाहर आ जाओ, थोड़ा मिल लो लोगों से, पब्लिक से मिल लो, जो लोग तुम्हारे लिए काम करें ज़रा उनकी भी सुन लो कभी। ना, कभी नहीं। उनका अपना सिस्टम बना हुआ है। कॉरपोरेट के बाद से तो और ज़्यादा बुरा हाल हुआ। कॉरपोरेट का अलग सिस्टम है, सिगरेट पीने वाली लड़कियां, इंग्लिश बोलने वाले लोग वहाँ पे टैलेंटेड समझे जाते हैं, जो अंग्रेजी में बोल दे। मैंने एक बार पूछ लिया कि बताओ राष्ट्रपति का नाम क्या है, नहीं बता पा रही, और इंग्लिश बोल रही, मतलब वो पढ़ी लिखी हो गई, हम बेवकूफ़ हो गए, इसका मतलब हिंदी बोलने वाले बेवकूफ़ हो गए। इस वजह से इंडस्ट्री और हमारी रसातल में जा रही है, क्योंकि सिगरेट फूंकना है उनको, उन्हें दिखाना है, एक्चुअली टाइप की उनकी बातें करनी है उनको, ताकि वो सिनेमा लगे बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान मिल गया है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इस वजह से रसातल में जा रहे हैं। और मैं तो खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा इनसे कोई कंपटीशन ही नहीं। बॉलीवुड के जाने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ना उस भीड़ का मैं हिस्सा हुई नहीं, मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, जिसको आना हो मेरे साथ आया, नहीं बाढ़ में जाए।